1.1 ज्योमेट्री का सॉल्व किया। अब आगे 1.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट थी प्रमेय है जिसको हमको पढ़ना है। वो प्रमेय पढ़ने के बाद फिर हम अपना 1.2 स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रमेय है समानुपात का मूलभूत प्रमेय, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है 4 मार्क्स के लिए। समानुपात का मूलभूत प्रमेय। समानुपात के मूलभूत प्रमेय में सबसे पहले हमें प्रमेय क्या दी गई वो पढ़ते हैं। इसमें बोला गया यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इस देखो क्या लिखा है, यदि किसी त्रिभुज की, मतलब हमारे पास समझो एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। तो यदि इस त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दी गई, तो मैंने समझो त्रिभुज ए बी सी में कितनी भुजा है मेरे पास, 3, ए बी बी सी और ए सी। तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा के समांतर में कोई एक रेखा खींचनी है। तो समझो मैंने भुजा बी सी जो है, बी सी के समांतर रेखा खींच दी, जिसका नाम है एल। ठीक है, भुजा बी सी के समांतर एक रेखा खींची एल, बी सी और रेखा एल क्या है, समांतर है। अगर ऐसा खींच दिया तो क्या होगा, दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो अगर ये रेखा मैं खींचूंगी किसी एक भुजा के समांतर, तो वो जो रेखा है उसकी दोनों बची हुई भुजाओं को किन्हीं दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेगी। ये बात सही है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में जो भुजा बी सी है इसके समांतर मैंने एक रेखा खींची एल, जो उसकी बाकी दोनों बची हुई भुजाओं को बिंदु पी और बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेदित करती है। तो क्या बोल रहा है, अगर कर रही है तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। इसका मतलब जो बची हुई दो भुजाएं हैं, भुजा ए बी और भुजा ए सी, इसको समान अनुपात में विभाजित करेगी। समान अनुपात मतलब ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, ऐसे बांटेगी। तो ये हमको यहाँ पे प्रमेय में लिख के दिया हुआ है। हमको क्या क्या दिया हुआ है, अगर देखा जाए दत्त में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, रेखा एल जो है वो समांतर है किसके, भुजा बी सी के। अगर रेखा एल भुजा बी सी के समांतर है तो ए बी को बिंदु पी पर और ए सी को बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेदित करती है। ये तो हमने जो हमारा जो प्रमेय था उसी में दिया हुआ था, वो लिख लिया वहाँ से। फिर दूसरा मुझे सिद्ध क्या करना है, ए पी बटे पी बी, यहाँ पे लिखा है ना, अगर रही तो दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो मुझे यही मुझे सिद्ध करना है कि वो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। इसका मतलब ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी मुझे सिद्ध करना है। रचना मेरे को एक करनी पड़ेगी। रचना में मुझे पी सी को और क्यू बी को जोड़ना पड़ेगा। पी सी को जोड़ दिया और क्यू बी को जोड़ दिया। ठीक है, क्यू बी, पी सी और क्यू बी को जोड़ दिया और मैंने क्यू एम खींचा। क्यू एम मैंने इस प्रकार से खींचा कि वो ए पी पे लंब है, और पी एन मैंने इस प्रकार से खींचा कि वो ए सी पे लंब है। क्यू एम जब मैंने खींचा तो वो ए बी पे लंब है, दिख रहा है ना, और पी एन मैंने खींचा तो वो ए सी पे लंब है। तो इतना सब करने के बाद अब हम अपना थ्योरम प्रमेय स्टार्ट करेंगे। अगर टेक्स्ट बुक में ये प्रमेय हम देखेंगे ना किताब में, तो काफ़ी इसको छोटे तरीके से बताया गया है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसमें, मतलब सही नहीं समझेगा अगर उसको प्रेफर करेंगे तो इसीलिए ये जो है थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लेकिन ये समझ में आएगा, बहुत आसान रहेगा। तो सबसे पहले हमको इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, मतलब एक स्टेप जो याद रखना है। सबसे पहले त्रिभुज ए पी क्यू याद रखो। मुझे सबसे पहले त्रिभुज ए पी क्यू में जाना है और त्रिभुज पी क्यू सी में जाना है। त्रिभुज ए पी क्यू, त्रिभुज पी क्यू सी। फिर दूसरी बार में मुझे क्या करना है, त्रिभुज ए पी क्यू में जाना है और त्रिभुज पी क्यू सी। एक बार पी क्यू बी में जाना है, फिर दूसरा पी क्यू सी में जाना है। कैसे करना है देखो, सबसे पहले मैं लिखूंगी त्रिभुज ए पी क्यू में, त्रिभुज ए पी क्यू में इसका आधार क्या है, आधार ऊंचाई हम लोगों ने 1.1 में पढ़ी थी। त्रिभुज ए पी क्यू में आधार क्या है अपने पास। अब बहुत लोग को लगता है कि जो आधार है वो पी क्यू है, पी क्यू आधार नहीं है, आधार है ए पी, क्योंकि इस पर ऊंचाई आई हुई है ना, लंब, इसको ऊंचाई बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे। तो त्रिभुज ए पी क्यू में मेरे पास आधार क्या है, मेरा ए पी, आधार बराबर ए पी, और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है क्यू एम। अगर मैं ए पी को ऊंचाई लूँ, आधार लेती हूँ, समझो मैंने पी क्यू को आधार लिया, तो मेरी ऊंचाई क्या रहेगी, ऊंचाई तो रहेगी नहीं। तो पी क्यू आधार नहीं है, आधार है ए पी और ऊंचाई क्या है क्यू एम। जिस प्रकार से त्रिभुज ए पी क्यू लिया, अब दूसरी बार मैं लूँगी त्रिभुज पी क्यू बी। ठीक है, तो अब क्या लूँगी, त्रिभुज पी क्यू बी में, पी क्यू बी में आधार क्या है, ऊंचाई क्या है, पी क्यू बी में आधार क्या है,
पी क्यू बी, पी क्यू बी में आधार है मेरा पी बी, पी बी, और जो ऊंचाई है वो क्या है, वो है क्यू एम। अब कैसे क्यू एम है देखो मैं बता दूँ। अब सब लोग सोचेंगे कि त्रिभुज तो पी क्यू बी सिर्फ इतना ही है, तो इसमें आधार पी बी ऊंचाई क्यू एम कैसे, तो मैं इसको ड्रॉ करके बताती हूँ कैसे। अगर हम देखेंगे तो मेरा जो त्रिभुज है पी क्यू बी ये एक अधिक कोण है ना, त्रिभुज पी क्यू बी एक अधिक कोण है ऐसे, पी बी और यहाँ पर है क्यू। तो अब त्रिभुज पी क्यू बी में आधार तो मेरा पी बी है, लेकिन इसमें ऊंचाई तो है ही नहीं, तो ऊंचाई हमको बनानी पड़ेगी। ऊंचाई हम बनाएंगे, ऊंचाई ऐसे 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 एक लाइन, जब हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे तो ऊंचाई बनेगी, जिसका नाम हम क्या देंगे, क्यू एम। इसीलिए यहाँ पर ऊंचाई जो है वो है क्यू एम। त्रिभुज पी क्यू बी में आधार है पी बी और ऊंचाई है क्यू एम। ठीक है। अब अगर हम त्रिभुज पहले वाले त्रिभुज और दूसरे वाले त्रिभुज को देख रहे हैं तो हमको क्या सेम दिख रहा है, इनकी ऊंचाइयाँ हमको सेम दिख रही है, बराबर दिख रही है। तो जब हमने पिछली बार पढ़ा था 1.1, उस टाइम पे पहले 3 रूल पढ़े थे स्टार्टिंग में, जिसमें था कि यदि किसी भी त्रिभुज की ऊंचाइयाँ समान होती हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधार के अनुपात के बराबर होता है ना, ये हमने पढ़ा था। तो अभी यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज पी क्यू बी में ऊंचाई समान है। अब जब ऊंचाई समान है तो इसका मतलब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात किसके अनुपात के बराबर होगा, आधार के अनुपात के बराबर होगा। तो मैं क्या लिखूंगी, सो त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू बी का क्षेत्रफल बराबर उनके आधारों का अनुपात। आधार क्या है, ए पी बटे पी बी। यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमारा वो पूरा इतना बड़ा जो मैंने बताया ना रूल, वो यहाँ लिखना पड़ेगा एज रीज़न के तौर पे। क्या लिखेंगे कि यदि किसी त्रिभुज का आधार, वो टेक्स्ट बुक में है, मैं लिख लेती हूँ, यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाइयाँ समान है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आधार के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाइयां समान हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आधार के अनुपात के बराबर होते हैं। तो समझो ये हो गया मेरा समीकरण 1। ठीक है। अब इसी प्रकार से मैंने क्या बोला, हम एक बार त्रिभुज ए पी क्यू और पी क्यू में जाएंगे, फिर दूसरी बार त्रिभुज ए पी क्यू और पी क्यू सी में जाएंगे। तो अब इसी प्रकार से त्रिभुज ए पी क्यू में त्रिभुज ए पी क्यू में अब क्या करेंगे, हम आधार लेंगे हम ए क्यू को। त्रिभुज ए पी क्यू में आधार बराबर ए क्यू। जब आधार ए क्यू रहेगा तो ऊंचाई क्या होगी, ए क्यू पे लंब क्या है, पी एन, तो ऊंचाई क्या होगी, पी एन। ऊंचाई बराबर पी एन, आधार क्या है ए क्यू, ऊंचाई क्या है पी एन। हो गया। अब त्रिभुज कौन से जाएंगे, पी क्यू सी में। त्रिभुज पी क्यू सी में, पी क्यू सी में आधार क्या है, क्यू सी। सेम उसी तरीके से पी क्यू में आधार हमने क्या लिया, पी बी। ऊंचाई क्या ली, क्यू एम। वैसे पी क्यू सी में आधार क्या है, क्यू सी। पी क्यू सी में आधार बराबर क्यू सी और ऊंचाई बराबर, ऊंचाई क्या है उसमें, आधार क्या है, क्यू सी है और ऊंचाई क्या है। सेम इसी तरह से अगर मैं, जैसे मैंने ये वाला बनाया, वैसे अगर तुम ये वाला बनाओगे तो तुमको देखिएगा कि क्यू सी आधार है और ऊंचाई हमारी इस बार क्या हो जाएगी, पहली बार क्या थी, पी क्यू में हमारा आधार था पी बी, ऊंचाई थी क्यू एम। अब पी क्यू सी में आधार हो गया क्यू सी, ऊंचाई क्या होगी, पी एन।
ऊंचाई बराबर पी एन। अब यहाँ पे देखो फिर से ऊंचाइयाँ समान है, फिर से हम यही लिखेंगे कि त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज पी क्यू सी में ऊंचाई समान है। तो अब क्या लिख सकते हैं, तो त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू सी का क्षेत्रफल बराबर, अब फिर से वही कि किसी भी त्रिभुज की यदि ऊंचाइयां समान हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधार के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर आधार क्या है, ए क्यू, और यहाँ क्या है, क्यू सी। यहाँ पर भी हम सेम यही वाला कारण लिखेंगे। अभी मेरा हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे कारण आप लोग खुद से लिखोगे यही वाला सेम देख के। समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 का अगर हम ध्यान से देखते हैं तो मुझे क्या मिले, ए पी बटे पी बी और ए क्यू बटे क्यू सी। देखा जाए तो मुझे इन्हीं दोनों को बराबर यहाँ पे देखो सिद्ध करना है, लेकिन हमारा ये वाला पक्ष तभी बराबर होगा जब हमारा ये वाला पक्ष बराबर होगा। पर ये पक्ष बराबर है क्या, अब देखो ए पी क्यू बराबर एक पी क्यू, ये तो बराबर है, लेकिन पी क्यू बी और पी क्यू सी ये दोनों अलग अलग है। अगर मैंने इन दोनों को बराबर दिखा दिया तो मेरा ये वाला पक्ष बराबर हो जाएगा, और अगर ये पक्ष बराबर हो गया तो ये वाला पक्ष भी बराबर हो जाएगा, और हमको जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो जाएगा। तो इस पक्ष को बराबर करने के लिए मुझे पहला वाला तो ऑलरेडी जो ऊपर वाला है तो पहले से बराबर है, जो मेरा अंश है, अंश त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज ए पी क्यू बराबर है। मुझे नीचे वाले हर को बराबर करना है। तो अब देखो त्रिभुज, अगर मैं देखूँ त्रिभुज पी क्यू बी और त्रिभुज पी क्यू सी, तो ये दोनों भी त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए हैं। ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, और दो समांतर रेखाओं के बीच में बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा समान होता है, ये बात याद रखो, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, त्रिभुज पी क्यू बी तथा त्रिभुज पी क्यू सी यह दो समांतर रेखाओं के बीच बने हैं, इसीलिए त्रिभुज पी क्यू बी का क्षेत्रफल यह सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू सी के क्षेत्रफल के। और अगर इन दोनों का क्षेत्रफल सर्वांगसम है, इसका मतलब ए पी क्यू सर्वांगसम, पी क्यू सी दोनों भी सर्वांगसम हो गया। तो समीकरण 1 और 2 ये दोनों बराबर हो गया। तो अगर ये दोनों बराबर हो गया इसका मतलब ये मेरा बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, अभी समझिए मैंने दे दिया समीकरण 3, तो यहाँ लिखूंगी समीकरण 1, 2 तथा 3 से ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, जो कि मुझे चाहिए था, मुझे मिल गया, ठीक है। तो सबसे पहले समरूपता का प्रमेय कैसे प्रूफ किया गया है मैं फिर से बता देती हूँ एक बार। ये बोलता क्या है कि यदि किसी भी त्रिभुज में एक रेखा मैंने खींची जो कि त्रिभुज की किसी भी एक रेखा के समांतर है, तो मैंने यहाँ पे एक रेखा खींची एल जो कि भुजा बीसी के समांतर है। तो ये बोल रहा है उसके बाकी की दो बची हुई जो भुजाएं हैं, ये भुजा जो समांतर तुमने रेखा खींची, ये रेखा बाकी की जो दो बची हुई भुजाएं हैं उसे किसी बिंदु पर ये प्रतिच्छेदित करेगी, और जब प्रतिच्छेदित करेगी तो उनको दो समान अनुपात में बांट देगी, मतलब ए पी बटे पी बी और ए क्यू बटे क्यू सी। तो मुझे जो दिया था मैंने लिखा, सिद्ध जो करना था वो लिखा। रचना मैंने क्या किया, पी सी को जोड़ा, क्यू बी को जोड़ा, मैंने क्यू एम इस प्रकार से खींचा कि ए पी पर लंब हो, ए बी पर लंब हो गया, पी एन इस प्रकार से खींचा कि क्यू सी ए सी पे लंब हो गया, ठीक है। उत्पत्ति में सबसे पहले मुझे तुमको कैसे स्टेप याद कैसे मतलब स्टेप दिमाग में कैसे रखना है, त्रिभुज ए पी क्यू में जाओ, फिर त्रिभुज पी क्यू बी में जाओ, फिर दूसरी बार में त्रिभुज ए पी क्यू में जाओ, त्रिभुज पी क्यू सी में जाओ। ये ट्रायंगल्स पर थोड़ा दिमाग में रखना है। त्रिभुज ए पी क्यू में गए तो उसमें आधार क्या है, ए पी, ऊंचाई क्या है, क्यू एम। त्रिभुज पी क्यू में गए तो आधार क्या है, पी बी, ऊंचाई क्या है, क्यू एम। ये क्यू भी मैंने बताया, क्यू एम ऊंचाई क्यू है, क्योंकि त्रिभुज पी क्यू बी ये अधिक कोण है, ये अधिक कोण त्रिभुज है, तो ऊंचाई मुझे उसकी खींचनी पड़ेगी, तो मैंने क्यू एम एक ऊंचाई खींची, ठीक है। तो अब जब मैं दोनों त्रिभुजों को देख रही हूँ तो उनकी ऊंचाइयाँ जो है वो सेम है, ऊंचाई क्यू एम ऊंचाई क्यू एम दोनों बराबर है एक दूसरे के। तो त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज पी क्यू में ऊंचाइयाँ समान है। तो ऊंचाइयाँ समान है तो हमने जो पढ़ा था 1.1 में स्टार्टिंग में कि यदि किसी दो त्रिभुज की ऊंचाइयाँ समान होती है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधार के अनुपात के बराबर होता है, तो इसलिए मैंने आधार लिखा। सेम इसी प्रकार से मैंने इसमें भी यहाँ पे भी सॉल्व किया। फिर आगे जब सोल्यूशन में हम आगे गए तो हमको क्या मिला, ए पी बटे पी बी और ए क्यू बटे क्यू सी, ये तो मिल गया।
बराबर भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमको ये वाला साइड बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर ए पी क्यू तो पहले से बराबर है, लेकिन पी क्यू बी और पी क्यू सी को भी बराबर करना है। तो इसको बराबर करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने देखा कि ये त्रिभुज कहाँ बन रहे हैं। पी क्यू बी और पी क्यू सी ये दोनों भी त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच में बन रहा है, और दो समांतर रेखाओं के बीच में बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा सर्वांग सम होता है, और इसीलिए इनका क्षेत्रफल सर्वांग सम है। अगर ये दोनों सर्वांग सम है तो इसका मतलब ये साइड बराबर हो गया, और जब ये साइड बराबर हो गया तो मुझे जो चाहिए था ए पी बटे पी बी और ए क्यू बटे क्यू सी, ये मेरा प्रूफ हो गया, समझा। तो इस प्रकार से हमने समानुपात की मूलभूत प्रमेय को प्रूफ किया। तो अब हम समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम देखेंगे। इसमें क्या बोला गया है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगी। उल्टा जो हम लोगों ने पहले वाला प्रमेय देखा था उसमें क्या था कि यदि कि कोई त्रिभुज है और त्रिभुज में तुमने किसी भी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची तो वो त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान दो अनुपात में विभाजित करेगी। इसमें उल्टा है, इसमें क्या है कि यदि कि कोई त्रिभुज है और त्रिभुज की दो भुजा समान अनुपात में विभाजित हो रही है, इसका मतलब ए के बटे के बी ए एम बटे एम सी हो रहा है, तो सिद्ध करो कि ये जो रेखा तुमने खींची है वो तीसरी भुजा के समांतर है। उल्टा, विलोम मतलब होता है उल्टा। तो हम लोग ने जो पहले सिद्ध किया उसका उल्टा इसमें हमें सिद्ध करना है। पहले हम लोग ने ये सिद्ध किया कि मतलब सिद्ध करो कि भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब हमको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि भुजा समांतर होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमको कैसे करना है, मैंने सब दत्त साध्य लिखा है। उत्पत्ति से स्टार्ट करती हूँ, कैसे होगा। सबसे पहले मैं मानूंगी, अभी देखो मुझे यह सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है लाइन एल ये समांतर है बीसी के। तो मैंने रचना मैंने किया, एक रेखा खींची, रेखा टी, ठीक है, रेखा टी खींची समांतर बीसी के, तीस खींचे समांतर बीसी के। तो क्या होगा, मैं क्या लिखूंगी, माना रेखा टी समांतर है भुजा टी, कौन सी किसका समांतर है, भुजा बीसी के। तो जब ये समांतर है तो इसमें समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगा सकते हैं। तो समानुपात के मूलभूत प्रमेय से क्या होगा, ए के बटे के बी समानुपात का मूलभूत प्रमेय ये बोलता है ना कि जो रेखा समांतर होती है समझो भुजा के, तो बाकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये जो रेखा टी है ये बीसी के समांतर है, तो बाकी भुजा कौन सी बची, ए बी और ए सी, इसको समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए के बटे के बी, और ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए एस लिखेंगे, ए एस बटे एस सी। अब ए एस क्यों लिखा, ए एम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं भुजा टी ले रही हूँ, ये वाली लाइन से रेखा टी ले रही हूँ मैं टी, इसलिए मैं लिखूंगी ए एस बटे एस सी, ठीक है। तो ये हो गया समझो मेरा समीकरण नंबर 1। लेकिन मुझे अगर तुम देखोगे दत्त में, तो दत्त में मुझे क्या दिया हुआ है, ए के बटे के बी ये बराबर ए एम बटे एम सी है, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, ए के बटे के बी ये बराबर ए सी बटे ए एस बटे एस सी। मैं क्या लिखूंगी, दिए अनुसार क्या दिया गया है, मुझे दिया क्या है, ए के बटे के बी बराबर मुझे ए एम बटे एम सी दिया हुआ है, मुझे ये दिया हुआ है। तो समीकरण समझो 2 है। अब समीकरण 1 और 2 को जब हम अगर तुलना करेंगे इसकी, तो मुझे ये वाला जो पक्ष है वो बराबर मिल रहा है, ए के बटे के बी और ए के बटे के बी। इसका मतलब ये दोनों पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो मैं क्या लिखूंगी, तो मैं लिखूंगी डायरेक्टली ए एस बटे एस सी बराबर होगा ए एम बटे एम सी के। यहाँ पे क्या लिखना है, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से मुझे ये मिल गया। अब मैं क्या करूँगी, अब बाकी का जो मेरा स्टेप है वो ये है कि मैं इन दोनों में एक ऐड करूँगी, एक को जोड़ूंगी। तो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में अगर एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए एस बटे एस सी प्लस 1 बराबर ए एम बटे एम सी प्लस 1। अब हमको पता है ना हम इसका त्रियक गुणा करते हैं, अगर ऐसा रहता तो कैसे होगा, ए एस वैसे का वैसे रहेगा, एस सी गुणे 1 क्या होगा, एस सी बटे एस सी बराबर ए एम वैसे का वैसे, एम सी गुणे क्या होगा,
एम सी बटे एम सी। ए एस प्लस एस सी देखो क्या क्या बोलते हैं, ए एस प्लस एस सी बराबर क्या, ए एस प्लस एस सी बराबर पूरा क्या बनेगा, ए सी बटे एस सी बराबर ए एम प्लस एम सी भी क्या बनेगा, ए सी। दोनों भी ए सी बन रहे हैं, ए सी बटे एस सी। कैसे, ए एस सी, तो ए एस प्लस एस सी बराबर ए सी। वैसे ही ए एम प्लस एम सी बराबर ए सी। तो ये ए सी और ए सी क्या हुआ, कट गया, तो मुझे क्या मिला, एस सी बराबर एम सी मिल गया। अब देखो सी तो पहले से ही बराबर है, एस भी एम के बराबर हो गया है ना। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, बिंदु एस तथा बिंदु एम यह समान है। समान कैसे है, समझा मुझे कैसे समान है, सी तो पहले से बराबर है, सी इधर भी इधर भी, और यहाँ पे किसका चिन्ह है, बराबर का। इसका मतलब एस और एम भी क्या होंगे, बराबर। तो बिंदु एस और एम दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब अब आगे क्या लिख सकते हैं कि इसका मतलब बिंदु एस और एम ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों देखा जाए तो एक ही बिंदु। तो मैं क्या लिखूंगी, इसीलिए बिंदु एस तथा बिंदु एम में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जब इसमें कोई अंतर नहीं है तो अब आगे कैसे होगा। अब बिंदु एस देखो यहाँ और बिंदु एम कहाँ है, यहाँ। बिंदु एस और बिंदु एम में कोई अंतर नहीं। बिंदु एस क्या बोलता है, टी समांतर है बीसी के। और अगर एस और एम में कोई अंतर नहीं है तो अगर एस बोलता है टी समांतर है बीसी के, तो एम भी क्या बोलेगा, एल समांतर है बीसी के। और अगर एस और एम में कोई अंतर नहीं, इसका मतलब टी और एल दोनों भी क्या है, समान ही हो गया, समझो एक प्रकार से। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, टी तथा एल यह समान है। तो इसीलिए मैं लिखूंगी सीधे, रेखा या रेख एल समांतर भुजा बीसी, जो कि मुझे सिद्ध करना था। देखा, ये मुझे सिद्ध करना था। तो सबने समझा ना कैसे किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने माना कि मुझे ये सिद्ध करना था कि रेखा एल समांतर बीसी, पर मैंने क्या माना कि रेखा एल नहीं बल्कि टी समांतर बीसी। जब टी समांतर बीसी हो गई, रेखा टी समांतर बीसी, तो उसमें समानुपात का मूल रूप में लगाएंगे। समानुपात का मूल रूप में कैसे लगाएंगे, ए के बटे के बी बराबर ए एस बटे एस सी। ओके, ठीक है। फिर दिए अनुसार, दिए में मुझे क्या दिया हुआ है कि ए के बटे के बी बराबर ए एम बटे एम सी। अब अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देखेंगे तो हमारा एक पक्ष बराबर है। अब जब एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा, बराबर। इसका मतलब ए एस बटे एस सी ये बराबर हो जाएगा ए एम बटे एम सी के। अब दोनों पक्षों में मैं क्या कर जोड़ दूंगी, एक। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर इसमें जोड़ूंगी ए एस बटे एस सी प्लस 1 ए एम बटे एम सी प्लस 1। इसका त्रियक गुणा हम ऐसे करते हैं ना, अगर समझो मेरे पास 2/3 प्लस 1 है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, त्रियक गुणा करेंगे। 3 एकम 3 प्लस 2 5/3 ऐसे ही करते ना। तो वैसे ही मैंने किया, ए एस ऐसे का वैसे का वैसा, ए एस सी का गुणा 1 में हुआ तो प्लस एस सी बटे एस सी, ए एम वैसे का वैसा, एम सी का गुणा 1 में हुआ तो एम सी बटे एम सी। ए एस प्लस एस सी इसको जोड़ोगे तो क्या होगा, ए एस प्लस एस सी इक्वल्स टू ए सी। वैसे ही ए एम प्लस एम सी इक्वल्स टू ए सी। अब ए सी और ए सी दोनों एक दूसरे से कट गया तो क्या बचा, एस सी बराबर एम सी। अब एस सी बराबर एम सी में अगर हम सी और सी को देखेंगे तो ये तो पहले से ही समान है, और एस और एम भी मुझे क्या मिल गया, बराबर। इसका मतलब बिंदु एस तथा बिंदु एम दोनों क्या है, समान है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। अगर इसमें कोई भी अंतर नहीं है इसका मतलब एम एस और एस एम और समान है, तो टी और एल भी समांतर होंगे। और जब टी और एम दोनों समान होंगे तो अगर रेखा एल समांतर बीसी है तो रेखा टी भी समांतर बीसी के होगा। ठीक है, तो समझा होगा अच्छे से। जो भी डाउट है पूछो।